हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का टॉपिक एटॉमिक मास। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट ऑफ एटॉमिक मास। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या रिमार्केबल कॉन्सेप्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने दिया था वो क्या था? एटॉमिक मास था। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। कि हर एक एलिमेंट का उसका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास होता है। यानी कि आप हर एक एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास से भी पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास होता है हर एक एलिमेंट का। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल। तो जो ये थ्योरी है क्या कर सकती थी? जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी। ठीक है, दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्ट टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो इससे क्या, जो साइंटिस्ट है वो क्या मेजर कर रहे थे? एटॉमिक मास एटम का भी फाइंड कर सकते थे, मेजर कर सकते थे। ठीक है, सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल एटम का मास निकाल रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या था? बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन कंपाउंड फॉर्म। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक मास निकालना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, क्या यूज़ करके? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को यूज़ करके। Let us take the example of a compound carbon monoxide formed by carbon and oxygen। तो हम एक एग्जांपल लेंगे कि कौन सा कंपाउंड है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो किससे मिलकर बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इट वाज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंपाउंड कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमें ऑब्जर्व हुआ कि जो 3 ग्राम हमें कार्बन चाहिए और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तब हम क्या बना सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 ग्राम तो कार्बन रिक्वायर रहेगा और 4 ग्राम हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इन अदर वर्ड, कार्बन कंबाइन फॉर 3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका क्या मीनिंग है? कि जो कार्बन है 4/3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसके रिलेटिव मास चाहिए हमें। ठीक है, 4/3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। Suppose we define the atomic mass unit earlier abbreviated as AMU। तो पुराना जो अर्लियर टाइम था, ठीक है, पहले जब स्टार्ट हुआ था एटॉमिक मास निकालना, फाइंड करना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे? यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक है, लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी और ऑब्जेक्ट है किलोग्राम में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एटॉमिक मास को फाइंड करने की जो एटॉमिक मास की यूनिट होती है वो क्या होती है? AMU। ये करते थे हम पहले यूज़, ठीक है, अर्लियर टाइम में। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन, लेकिन अब हम क्या यूज़ करते हैं? इट इज़ नाउ रिटर्न एज U। सिर्फ हम इसको AMU को हमने चेंज करके अब क्या लिखना स्टार्ट कर दिया है? U लिखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, किसके इक्वल होता है? U इक्वल होता है हमारे 1 कार्बन एटम के मास के इक्वल। यानी U इक्वल हो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम। देन वी वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1U। तो यही बताया था अभी कि जो 1U होता है ये हमारा इक्वल होता है मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, एंड ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ 133U। और जो एटॉमिक मास होता है कार्बन ऑक्सीजन का, ये होता है आपका 1.33U। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दिस नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले इसको, तो जो इसका हमें मास निकल के आएगा ये, तो ये हमारा निकल के आएगा या तो होल नंबर, ठीक है, होल्स नंबर्स, और एज नियर टू होल नंबर एज पॉसिबल। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स, तो क्या कर रहे थे? सर्च कर रहे थे कि एटॉमिक मास यूनिट किसको यूज़ करें हम। ठीक है, किसको मतलब रेफरेंस की तरह यूज़ करें। तो साइंटिस्ट ने इनिशियली क्या करा था? 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली एक्टिव ऑक्सीजन एज द यूनिट। यानी कि ऑक्सीजन को यूनिट के जैसे यूज़ किया था, यानी यूनिट मान के इन्होंने इसको यूज़ किया था इनिशियली, ऑक्सीजन को। ठीक है, दिस वाज कंसिडर रेलिवेंट ड्यू टू 2 रीज़न। तो इसको 2 रीज़न थे कि हमने इसको यूनिट क्यों मान लिया था। ठीक है, 1/16 मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली एक्टिव ऑक्सीजन एज द यूनिट को। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी
बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकती है और कंपाउंड बना सकती है। पहला रीज़न तो ये था। सेकंड, दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैज होल नंबर, और ये जो इसका एटॉमिक मास निकल के आता है वो होल नंबर में ही निकल के आएगा, इसलिए इसको यूज़ किया था कि जब आप इसके मास को किसी और के साथ कंपेयर करोगे, रिलेटिव का मीनिंग यही होता है कि कंपेयर करके आप फाइंड कर रहे हो एटॉमिक मास को, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो हमें एटॉमिक मास मिलेगा वो होल नंबर्स में मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन को क्या कर लिया था, रेफरेंस की तरह यूज़ किया था यूनिट के लिए। हावेवर इन 1960 फॉर ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटॉप्स, ठीक है, वाज चोजन है द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। लेकिन 1961 में एटॉमिक मास यूनिट को हमने किसको यूज़ कर लिया था, कार्बन 12 को यूज़ कर लिया था। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पे हमने इसको यूज़ कर लिया था, ठीक है, 1961 में कार्बन 12 को, कि अगर हम किसी का एटॉमिक मास फाइंड करेंगे किसी भी एलिमेंट का या एटम, ठीक है, तो हम किसको यूज़ करेंगे, कार्बन 12 के साथ उसको कंपेयर करके फाइंड करेंगे। यानी रेफरेंस जो हमने लिया है यहाँ पे क्या है, कार्बन 12 है। स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो अगर आपको वन एटॉमिक मास यूनिट यानी कि आपको 1U निकालना है, तो 1U हमारा इक्वल होता है 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। 1U हमारा होता है, U इक्वल होता है 1/12, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अब इसके साथ ही हम इसको कंपेयर करके किसी भी उसका मास निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो रिलेटिव मास हम हर एक एलिमेंट का किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में ही फाइंड करेंगे, ठीक है, कार्बन 12 के। इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। इमेजिन करो कि एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, फल बेचने वाला है, तो फल बेचता है लेकिन उसके पास कोई भी मतलब वो बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, मशीन या, ठीक है, बैलेंस उसके पास वो तो है, बैलेंस ये तो है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, वो नहीं है, वेइंग वो नहीं है, ठीक है, तोलने वाले बाट जो होते हैं, ठीक है। तो ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड से दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट। तो उसके पास एक वाटरमेलन है और ये कह रहा है जो वाटरमेलन है ना ये मेरा 12 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। तो वाटरमेलन यूनिट तो 12 फ्रूट मास यूनिट, यानी कि 12 वाटरमेलन यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि 12 फ्रूट मास यूनिट है। ही मेक्स 12 इक्वल पीस ऑफ वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो ये हमारा है वाटरमेलन ये 12 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए हमने को कर दिया इसको 12 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, हाफ करा तो ये 6 हो जाएगा, फिर उसका हाफ करेंगे तो इस तरह से इसको हाफ कर करके ये क्या हो गया, 1 यूनिट ये सब हो गए हैं 1 यूनिट के, ठीक है। तो अब हम इसके रेस्पेक्टिव हम क्या कर सकते हैं, किसी और को भी तोल सकते हैं। यानी आपको 12 फ्रूट मास यूनिट चाहिए तो आप क्या रखोगे, अगर 1 यूनिट आपको फ्रूट चाहिए, 1 यूनिट फ्रूट चाहिए तो एक साइड में आप ये रख सकते हो और एक साइड में ये रख सकते हो, यानी कि ये जो 2 एप्पल्स है आपके पास ये 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। ही मेक्स 12 इक्वल पीसेज ऑफ द वाटरमेलन, फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग रिलेटेड टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन। नाउ ही सेल इज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। तो अब ये क्या कर रहा है, इसको सेल कर रहा है फ्रूट को किसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट के, ठीक है। इसे बोल रहे रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम किसी एटम का किसी भी एलिमेंट के कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइन है द एवरेज मास ऑफ एटम एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो एवरेज क्या निकाल लेंगे, हम मास निकाल लेंगे एटम का और किसके साथ कंपेयर करके, 1/12 के साथ। तो एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनका एटॉमिक मास दे रखे हैं। तो हाइड्रोजन का होता है 1U, कार्बन का होता है 12U, नाइट्रोजन का होता है 14U, ऑक्सीजन का होता है 16U, ठीक है, इस तरह से लिख रखा है। अब करेंगे हम हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि अलग अलग नहीं रह सकते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयन। तो एटम हमारे क्या फॉर्म कर देते हैं, एक साथ जुड़ के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, फिर आयन्स बना देते हैं, यानी कि अकेले नहीं रह सकते इंडिपेंडेंट। दिस मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर। और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका कहने का मतलब है एटम्स आपस में मिलेंगे,
ठीक है, ऐसे मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, या फिर आयन से बनेगा। और ये अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, हमारा पूरा एक मैटर बन जाएगा। यानी मॉलिक्यूल बनता है हमारा एटम से मिलके, और जो मॉलिक्यूल बनता है एटम से मिलके, और मैटर बनता है हमारा मॉलिक्यूल से मिलके, ठीक है। तो यही कह रहे, फ्रॉम दैट वी कैन सी, फील और टच। तो ये क्या बनाएगा, बहुत सारे लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर, यानी अलग अलग तरह के आपको बहुत सारे मेटल मिल जाएंगे जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक आज समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।